Good morning, dear students. Today I will discuss the topic related to trust. जैसे कि ये स्लाइड देख सकते हो, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ सेवरल कनेक्टेड पार्ट्स द इंटरनल फोर्सेज एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेज आर कंसीडर्ड। तो एक स्ट्रक्चर के इक्विलिब्रियम के लिए जो कि कई सारे मेंबर्स से मिल के बना हुआ है, ठीक है, कई सारे मेंबर्स से मिल के बना हुआ है, तो उसमें जो है हम इंटरनल फोर्सेज और एक्सटर्नल फोर्सेज को कंसीडर करते हैं। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन सेकंड पॉइंट, इन द इंटरेक्शन बिटवीन द कनेक्टेड पार्ट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन बॉडीज इन कॉन्टैक्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो बॉडी के कांटेक्ट होते हैं वहाँ पे जो है हमको रिएक्शन फोर्सेस मिलते हैं। ठीक है, बिटवीन द बॉडी इन कांटेक्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड ऑपोजिट सेंस। ठीक, अब इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो है मेनली जो है तीन पार्ट्स पे डिवाइड हो सकता है। पहला फ्रेम्स, दूसरा ट्रसेस और फिर कौन सा, मशीन्स। ठीक है, तो फ्रेम्स क्या होता है, इट कंटेन्स एटलीस्ट वन और मल्टी फोर्स मेंबर। फ्रेम में क्या होता है, कम से कम एक जो है या मल्टी फोर्स मेंबर होते हैं। ठीक, मेंबर्स एक्टेड अपॉन बाय थ्री और मोर फोर्सेस, और जो मेंबर्स होते हैं उस पर तीन या तीन से ज़्यादा फोर्सेस लगे होते हैं, तीन या तीन से ज़्यादा फोर्सेस लगे होते हैं। ट्रस क्या होता है, ट्रस इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम टू फोर्स मेंबर्स दैट इज स्ट्रेट मेंबर्स विद एंड पॉइंट कनेक्शंस। ओके, it means कि if you have to define the trusses, then you can define it is made by the two force members, that is straight members with end-to-end connections. Next one is machines. Machines, it is structures containing moving parts designed to transmit and modify forces. तो मशीन में स्ट्रक्चर जो होता है उसमें मूविंग पार्ट्स होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए और मॉडिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे डब्ल्यू वेट देख रहे होगे, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रस बोल सकते हैं। तो इस केस पे क्या होता है, यहाँ पे ये देख रहे हो कि यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ये सारे जो है जॉइंट्स हैं। ठीक है, जॉइंट्स हैं, और इस जॉइंट्स में जो जॉइंट्स है वो पिन जॉइंट है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पिन जो है ये जॉइंट किया गया है। ठीक, विद द हेल्प ऑफ पिन ये जॉइंट किया गया है। इसी तरीके से ये वाला डायग्राम भी है ट्रस का ही, और इस पर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, नाउ सी, here you can see what is truss. A truss consists of straight members connected at joints. truss जो है straight members को कंसिस्ट करता है जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं एक जॉइंट के थ्रू। ठीक है, no members is continuous through a joint. Second point, most structures are made of several trusses joined together to form a space framework. Each truss carries those loads which act in its plane and may be treated as two-dimensional structure. तो जो मोस्टली स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कई सारे ट्रसेस से मिल के बने होते हैं और वो आपस में विद द हेल्प ऑफ पिन जॉइंट जो है कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और एक स्पेस फ्रेमवर्क प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। और सारे एक से जितने भी ट्रस होते हैं
वो लोड्स जो होते हैं वो एक प्लेन में एक्ट करते हैं एंड इट मे बी ट्रीटेड एज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इसको कैसे भी कंसीडर करते हैं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, it is the bolted or welded connections are assumed to be pinned together। bolted और welded connections जो होते हैं इसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं एज अ पिन जॉइंट, ठीक है, एज अ पिन जॉइंट। इट मीन्स, वेट अ मिनट, इट मीन्स कि जो वेल्डेड और पिन जॉइंट होते हैं, हाँ मान लो यहाँ पे मान लो कोई एक इस तरीके से रेलवे स्टेशन पे तुम गए हुए और इस तरीके से कोई फ्रेम बना हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फ्रेम बना हुआ है। कितने जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, फिर ये जॉइंट है और फिर ये जॉइंट है, ठीक है, और फिर ये जॉइंट है। तो ये सारे जितने भी जॉइंट्स हैं, ये सारे जितने भी जॉइंट्स हैं, ये कैसे जॉइंट्स है, पिंड जॉइंट है। कैसे जॉइंट्स है, पिंड जॉइंट, ठीक। फोर्सेस की बात करोगे तो अलॉन्ग दिस मेंबर, इस मेंबर के अलॉन्ग भी फोर्सेस लगेंगे, कंप्रेशन या टेंशन, इस मेंबर्स के अलॉन्ग भी टेंशन या कंप्रेशन फोर्स लगेगा। तो हर एक मेंबर में फोर्सेस लगेंगे, और इस फोर्सेस को कैसे कैलकुलेट हम करेंगे, इस फोर्सेस को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के। कैसे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के सारे के सारे फोर्सेस को जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे फोर्सेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो बोल्टेड और वेल्डेड जॉइंट है ये हम एज ए पिन जॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक। फोर्सेस एक्टिंग एट द मेंबर्स एंड्स रेड्यूस टू सिंगल फोर्स एंड नो कपल, ओनली 2 डायमेंशनल फोर्सेस मेंबर्स, 2 डायमेंशनल फोर्सेस मेंबर्स आर कंसीडर्ड। नाउ सी, अब बात करते हैं कि टेंशन और कंप्रेशन कैसे हम जानते हैं। अगर फोर्स किसी मेंबर को पुल करने की कोशिश कर रहा है, पुल करने की कोशिश कर रहा है, then it is in tension। when forces tend to pull the member apart, when forces tend to pull the members apart, then it is in tension, and when the forces end to compress, then it is in compression। so मान लो कोई ट्रस है, ठीक है, मान लो कोई यहाँ पे इस तरीके से ट्रस है, ठीक, ट्रसेज है, हर मेंबर में कुछ ना कुछ फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स यहाँ पर होगा, फिर ये फोर्स यहाँ पर भी कुछ हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं। तो जो फोर्सेस निकलते हैं, हर फोर्सेस जो है, हर फोर्सेस, सारे फोर्सेस अलोंग द मेंबर जो है, अलोंग द मेंबर, अलोंग द मेंबर, इसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, इसको हम या तो टेंशन में कंसीडर करते हैं या तो कंप्रेशन में। तो हर एक मेंबर को किस पे कंसीडर कर लेते हैं, टेंशन में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, टेंशन, टेंशन में कंसीडर कर लेते हैं। तो टेंशन में कंसीडर कर लेते हैं, तो जो पॉजिटिव वैल्यूज आती है फोर्सेस की उसको तो टेंशन में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव कैलकुलेटेड द होल प्रॉब्लम्स एंड आफ्टर सॉल्विंग योर क्वेश्चन you got some negative value, it means that negative value represents that a forces acts along the member is in compression, is in compression। माइनस एन का मतलब क्या हो गया, कंप्रेशन, ठीक। तो हर मेंबर के अलॉन्ग जो फोर्सेस का नेचर हम ले लेते हैं, फार फ्रॉम द जॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, फार फ्रॉम द जॉइंट कंसीडर करते हैं इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा टेंशन में, पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू आती है तो क्या करते हैं, वो क्या हो जाता है, कंप्रेशन में। तो इस तरीके से हम फोर्स की एनालिसिस कर लेते हैं। फिर यहाँ पे नाउ यू कैन सी ओवर हियर ट्रस इज ड्रॉन ओवर हियर इन दिस डायग्राम। द 2 triangular shape is connected together, first this one and second this one।
ज्वाइंट की बात करो, ए ज्वाइंट है, बी ज्वाइंट है, डी ज्वाइंट है और सी ज्वाइंट है, ठीक है। तो ये सारे ज्वाइंट्स हैं और हर एक ज्वाइंट्स पे 2 मेंबर जुड़े, एक ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 मेंबर जुड़ा हुआ है, तो हर एक ज्वाइंट पे मेंबर्स जुड़े हुए हैं और हर इसके एक पॉइंट पे एक एक्सियल लोड लगेगा। क्या लगेगा? एक्सियल लोड। एक्सियल लोड इसलिए लगेगा क्योंकि इन द केस ऑफ एक्सियल लोड, व्हेन द एक्सियल लोड विल एक्ट ऑन अ पिन ज्वाइंट, देन देयर विल बी नो एक्जिस्टेंस ऑफ शियर फोर्स एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट। और शियर फोर्स भी क्या होगा? 0 होगा और बेंडिंग मोमेंट भी क्या होगा? 0 होगा। इस तरीके से, ओके। यहाँ पे देख सकते हो इस मेंबर में ये वाला जो टेंशन का डायग्राम है, इस मेंबर में ये वाला किसका डायग्राम है? कंप्रेशन का, ठीक है। when the forces are trying to compress the member, then it means the nature of the forces acting along the members is in compression, and when the forces will try to elongate the member, then it means a tension acts on this member. ये एक फिगर देख सकते हो। इस फिगर में एक सपोर्ट यहाँ पे है, एक सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। फिर इनके बीच में देख रहे होगे एक यहाँ पे ब्रिज गया हुआ है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक। स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें सारे में मैक्सिमम जो ट्रायंगुलर शेप ये है। और ये जितने भी तुमको जॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे ये जॉइंट दिख रहा है, ये जॉइंट दिख रहा है, ये जॉइंट दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या है? पिंड जॉइंट है, ठीक है। पिंड जॉइंट है और शेप कैसा है? ट्रायंगुलर। तो पिंड जॉइंट और शेप कैसा है? ट्रायंगुलर, ठीक है। शेप कैसा है भाई? ट्रायंगुलर शेप है। तो ट्रायंगुलर शेप की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है ट्रस एसीडीएस में। Now here some basic definition is given over here. Now you can see the first point. The first point says a rigid truss will not collapse under the application of a load. A rigid truss will not collapse under the application of the load, ठीक है। rigid truss क्या होता है? ये कोलैप्स नहीं करता है जब इस पर लोड लगाया जाता है, ठीक है। और रिजिड ट्रस का डेफिनेशन तुम समझ सकते हो, when an external force applies on any type of objects, then no displacement takes place in between the two consecutive particles. तो रिजिड ट्रस के केस में ये कोलैप्स नहीं करता अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। देन सिंपल ट्रस की बात करें, सिंपल ट्रस इज कंस्ट्रक्टेड बाई सक्सेसिवली एडिंग 2 members and 1 connection to the basic triangular truss. सिंपल जो ट्रस होता है वो क्या होता है? सक्सेसिवली 2 मेंबर्स होते हैं और एक कनेक्शन जो होता है वो बेसिक ट्रायंगुलर ट्रस का होता है, ठीक है। फिर ये पॉइंट देख सकते हो, इन सिंपल ट्रस एक फार्मूला होता है m = 2n - 3। m क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स, और n क्या है? नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो एक ट्रस के लिए अगर ये इक्वेशन फीजिबल होता है तो आप उस टाइप के ट्रस को क्या बोलते हैं? परफेक्ट ट्रस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मेंबर्स की बात अगर हम करें, यहाँ पे इस ट्रस की अगर हम बात करते हैं तो इस ट्रस पे एक मेंबर ये हो गया, एक मेंबर ये हो गया, एक मेंबर ये हो गया, एक मेंबर ये हो गया। तो कुल मिला के इस ट्रस में कितने मेंबर हैं? इस ट्रस में टोटल जो है 4 मेंबर है। जॉइंट, एक जॉइंट ये हो गया, एक जॉइंट ये, एक ये और एक ये जॉइंट। तो जॉइंट भी कितने हैं? 4 है, ठीक है।
अब हम आपको बताएगा कि जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल है, ट्रस का कोई न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अगर कोई ट्रस का न्यूमेरिकल है तो उस ट्रस के न्यूमेरिकल में एक्चुअली हमको करना क्या होता है, उस ट्रस के न्यूमेरिकल में जो भी ट्रस दिया हुआ है ये कुछ सपोर्ट पे रखा होगा, उस सपोर्ट पे रखा होगा, उसके बाद वहाँ से कुछ रिएक्शन फोर्सेस जो है वो लगेंगी, उसके बाद कुछ फोर्सेस जो है अलॉन्ग द मेंबर लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, वो फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। रिएक्शन फोर्स की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करोगे। जब सारे फोर्सेस की रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो उसके बाद जो है तुमको हर मेंबर के अलॉन्ग फोर्स निकालने के लिए कुछ मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और हर मेंबर्स के अलॉन्ग जो फोर्सेस तुम निकालोगे या तो वो टेंशन नेचर का होगा या तो कंप्रेशन नेचर का होगा, ठीक है। टेंशन नेचर का कब होगा, कंप्रेशन नेचर का कब होगा, वो हम आफ्टर कैलकुलेशन हमको पता चल जाएगा। ओके, नाउ सी, अगर बात करें कैलकुलेशन ट्रस में कैसे फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ट्रसेस में along द मेंबर फोर्स की एनालिसिस करनी है, ठीक है। फोर्सेस की एनालिसिस करनी है। तो पहला जो होगा इस केस पे, पहला जो मेथड हो सकता है वो क्या हो सकता है, बाई जॉइंट मेथड, बाई जॉइंट मेथड, ओके, बाई जॉइंट। और दूसरा वाला जो मेथड होता है वो क्या है, बाई सेक्शन, बाई सेक्शन मेथड, ओके, बाई जॉइंट एंड बाई सेक्शन। तो बाई जॉइंट मेथड में क्या होता है, बाई जॉइंट मेथड की अगर हम बात करें जैसा कि नाम ही से क्लियर हो रहा है कि बाई जॉइंट मेथड एक्चुअली में होता क्या है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी ट्रस है, ऑब्वियस सी बात है ट्रस है तो उस पर क्या लोड पड़ेगा, उसके हर जॉइंट पे लोड पड़ेगा, ठीक है, एक्सियल लोडिंग होगी। तो उसके हर मेंबर पे कुछ ना कुछ टेंशन या कंप्रेशन फोर्स लगेगा, ठीक। तो बाई जॉइंट मेथड का मतलब ये है कि जितने भी ट्रस में जितने भी जॉइंट्स हैं उस जॉइंट्स को कंसिडर करते हैं और उस जॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करा के वहाँ से हम अलॉन्ग द फोर्सेस उस जॉइंट से जो मेंबर्स जुड़े हैं उस मेंबर के अलॉन्ग जो है फोर्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। मान लो तुम्हारा कोई क्वेश्चन है इस तरीके से, उसमें ये ट्रस है तुम्हारा, ठीक है, ट्रसेज है यहाँ से, ठीक, ये ट्रसेज है, एक जॉइंट ये है, एक ये है, इस तरीके से, और यहाँ पे सपोर्ट है, इसी सपोर्ट पे इसको रखा गया है, ठीक। और फिर एक जॉइंट ये है, तो यहाँ पे कई सारे जॉइंट्स हैं, ठीक। तो इस जॉइंट को मान लो हम पकड़ लेते हैं, तो इस जॉइंट पे जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस बाय द मेथड ऑफ जॉइंट्स। सबसे पहला, डिसेंबर द ट्रस एंड क्रिएट अ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ईच मेंबर एंड पिन। क्या करते हैं, किसी जॉइंट को कंसीडर करते हैं, उस जॉइंट पे हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द टू फोर्सेस exerted on each member are equal
हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड ऑपोजिट सेंस। ठीक है, किसी भी फोर्सेस पे मेंबर्स पे जो फोर्सेस लगते हैं वो इक्वल होते हैं और वो जो होते हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है वो सेम होता है। ठीक है, और ऑपोजिट सेंस होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं। नेक्स्ट, फोर्सेस exerted by a member on this pins or joints at its ends are directed along the member and equal and opposite। इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो होती है पिंस जॉइंट पे वो 2n इक्वेशन देती है और 2n अननोन देती है। ठीक है, तो फॉर अ सिंपल ट्रेस 2n इक्वल टू m+3 या m इक्वल टू 2n-3। इस पर हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर सॉल्व फॉर m मेंबर्स फोर्सेस एंड n रिएक्शन फोर्सेस। ये देखिए, as this diagram is drawn over here and the ACB truss is here, and from this diagram the ACB truss consists two triangular shape. First one is BDC and second one is ADC. Okay, two triangular shape. ये किसी सपोर्ट पे रखा होगा तो ये क्या होगा, आरबी रिएक्शन इसको देगा। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे पी लोड नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये किसी सपोर्ट पे रखा है तो आर ए रिएक्शन यहाँ पे देगा। ठीक है, अब ये ट्रस का तुम डायग्राम देख रहे होगे यहाँ पे। In this diagram, a truss ALF shown over here, and if we talk about the point A, then a force is acting vertically upward direction at point A, and the another force is acting in leftward at point A, and at point B 25 kilonewton force acts in downward direction, and at D 25 kilonewton force acts in downward direction vertically, and at H point the 50 kilonewton force is acting in downward direction, while L and A are the supports for the truss are given over here. So we should solve our calculation in the way to find the values of support reactions. Now here the 20 kilonewton force is acting in downward direction. Okay, an elementary space truss consists of 6 members connected to 4 joints to form tetrahedron। मतलब टेट्राहेड्रन शेप का अगर कोई है यहाँ पे स्पेस ट्रस तो उस पर 6 मेंबर होंगे और 4 जॉइंट होंगे। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे टेट्राहेड्रन शेप है, कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स कितने, 6 हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 6। ठीक, जॉइंट्स 1 2 3 4, जॉइंट्स कितने हैं, 4। तो मतलब 6 मेंबर और 4 जॉइंट मिलके टेट्राहेड्रन स्पेस ट्रस बना देते हैं।
क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन है, इसको जो है बाय जॉइंट मेथड आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बाय जॉइंट मेथड कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात ये बताओ, इस क्वेश्चंस में कितने सपोर्ट हैं? आई थिंक ये बहुत क्लियर होगा। यहाँ पे 2 सपोर्ट हैं, एक तो पॉइंट ई पर सपोर्ट है और एक कहाँ है, पॉइंट सी पर सपोर्ट है। ठीक है, तो पॉइंट ई पर रोलर सपोर्ट है और पॉइंट सी पर हिंज सपोर्ट है। ओके, और इसको हर मेंबर्स के अलॉन्ग जो है आपको फोर्सेस का कैलकुलेशन करना है। एक मेंबर ये हो गया, 2 3 4 5 6, मतलब टोटल जो है 6 फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, 6 फोर्सेस। ठीक है, 6 फोर्सेस को कैलकुलेट करना है अलॉन्ग एवरी मेंबर्स, अलॉन्ग एवरी मेंबर्स, वो कैलकुलेट करना है आपको। ठीक, तो फिर क्या करना है भाई, यहाँ पे देख ही लो सारी वैल्यूज दी है। वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे दिया 4 मीटर, दो सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस दिया 3 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, ये इस तरीके से दिया है। ठीक है, ये सब डिस्टेंसेस से फ़ायदा हमको ये होगा कि हम मेंबर्स के बीच का जो एंगल है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको सारे मेंबर्स के अलॉन्ग फोर्सेस निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट मेथड, with the help of joint method या method of joint। ठीक है, method of joint। तो method of joint में क्या करेंगे हम, हर जॉइंट को कंसिडर करेंगे और जॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव है वो रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमको रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट करना होगा। तो इस ट्रस के इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो ये ट्रस के इक्विलिब्रियम के लिए समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस एंड समेशन ऑफ ऑल द समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट अ फिक्स पॉइंट शुड बी 0। ये तीनों इक्वेशन फॉलो होगा तब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। वहाँ से फोर्स जब मिल जाएगा तो फिर जो है हम एक एक जॉइंट को की इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं कितने फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में लगे, कितने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे। सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। तो इस डायग्राम में जो सपोर्ट है वो ई पॉइंट पर है, सी पॉइंट पे है। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगुलर शेप बना लेते हैं भाई। एक मिनट, यहाँ पे हम ट्रायंगुलर शेप बना लिए। ये भाई ऐसे ही तो कुछ बना हुआ है। ठीक, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये ए बी सी और ये क्या है, डी और ई पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी डी और ई पॉइंट है। एक यहाँ पे रोलर सपोर्ट लग रहा है तो एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे हो जाएगा, उसको हम मान लेते ई। ठीक है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे 2 रिएक्शन फोर्सेस होंगे, एक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक को वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसको बी वाई मान लो, इसको बी एक्स मान लो। ठीक, कुछ फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। सारे फोर्सेस की इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए,
सिग्मा एफ एक्स 0 होना चाहिए, सिग्मा एफ वाई 0 होना चाहिए, ठीक है। और उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट, जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोर्सेस लगे हैं, तो बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे सिग्मा एम बी, वो 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इन इक्वेशन का यूज़ करके, तीनों इक्वेशन का यूज़ करके आप जो है रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, रिएक्शंस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सी पॉइंट, जो बी पॉइंट मैंने वहाँ पे बताया था, यहाँ पे सी पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी डी कोई भी पॉइंट है, आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सी पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स मान लेते सी एक्स, और वाई डायरेक्शन में फोर्स मान लेते सी वाई। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपका रोलर सपोर्ट है। कैसा सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट, ठीक, सॉरी हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट के केस में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। और एक रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट के केस में क्या होगा, केवल हमको जो है एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 21 पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अननोन है, तो पॉइंट सी पे सबसे ज़्यादा अननोन है, तो नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ अननोन्स एट पॉइंट सी कितना है, 2 है, ठीक है। तो आप हमेशा उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं जिस पॉइंट पे नंबर ऑफ़ अननोन्स सबसे ज़्यादा होते। तो वही तुम देखे होगे, जब हम सी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सी पॉइंट पे सी एक्स और सी वाई फोर्स, ये नंबर ऑफ़ अननोन फोर्सेस 2 सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एम सी जो है वो 0 कर लेंगे। 0 करने के बाद आपको कोई फोर्स की वैल्यू ज़रूर मिलेगी। ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स है, 10 किलो न्यूटन फोर्स, ये कितना है, 5 किलो न्यूटन का फोर्स है। और ये ई पॉइंट पे कोई फोर्स हमने मान लिया ई, ठीक। दस किलो न्यूटन फोर्स 5 और ये इस तरीके से। तो सी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हो अगर, तो 10 किलो न्यूटन का फोर्स जो है वो मोमेंट कितना देगा, 10 × 12 कितना देगा, 10 × 12। अब 10 × 12 देगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज में देगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में देगा तो ये नेगेटिव मोमेंट दे रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज देगा, ये भी नेगेटिव देगा, ठीक है। और ये ई पॉइंट वाला, ये क्लॉकवाइज देगा तो ये पॉजिटिव देगा, ठीक। तो 2 नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक। और उसको अलजेब्रिक सम जब करोगे, अलजेब्रिक सम करने के बाद वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। वहाँ से एक हमको अननोन वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक। तो देखते हैं ए बी सी 3 फोर्सेज है, 10, 5 और सी वाई, 10, 5 सी वाई, ठीक है। ए पे 10, बी पे 5 और सी पे 2 फोर्सेज लग रहा है। ए पे 10, ये ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट।
बी पे 5, बी पॉइंट है, और सी पॉइंट पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक इस डायरेक्शन में लगेगा सी एक्स, और एक इस डायरेक्शन में लगेगा सी वाई। ठीक है, और कोई फोर्स बच रहा है? यस, एक फोर्स बच रहा है, देखते हैं क्या है। एक सी से 3 मीटर के डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है ई पर। सी से 3 मीटर के डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है ई पर, यहाँ पे। ठीक, उसको हम ई फोर्स मान लेते हैं। ठीक, तो ये कितना है? 6 है, ये 6 है, और ये आधे पे लग रहा है तो ये 3 है। ठीक है, और ये भी 3 है। मोमेंट ले लो, मोमेंट हम लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 6 मोमेंट ले लो। तो 10 वाला कितना मोमेंट देगा? एंटी क्लॉकवाइज में माइनस पे देगा, तो -10 इंटू 6, फिर -5 इंटू 6, उसके बाद ये वाला ई फोर्स क्लॉकवाइज सेंस में मोमेंट देगा इस तरीके से, तो प्लस ई इंटू 3, ये क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक, तो 10 6 60 90 डिवाइडेड बाई 3 आएगा आई थिंक। तो ई की वैल्यू जो आएगी आपकी फाइनली, ऐसे देखते हैं ई की वैल्यू क्या आ रही है। ई की वैल्यू 50 किलो न्यूटन फोर्स आ रही है। ठीक है, ई जो आएगा आपका, ई फोर्स 60 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 किलो न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। ठीक, अब हमको ये वाला फोर्स तो पता चल गया 60 किलो न्यूटन का है। ठीक है, और रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट वाले पर रिएक्शन हमको नहीं पता चला है, मतलब किसकी वैल्यू? सी वाई और सी एक्स की। तो एक तो हमको मोमेंट से पता चल गया ये वाली। ठीक, अब क्या करते हैं? समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस 0 करते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स क्या कर लेते हैं? वो 0 कर लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? सी एक्स लग रहा है, तो सी एक्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो मतलब सी एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 0 न्यूटन मिल गई। ठीक है, सी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? 0 न्यूटन। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो फोर्स है हमको मिल गया 0, जो सी पॉइंट पे लग रहा था। अब हमको कौन सी वैल्यू निकालनी है? बस सी वाई निकालनी है। तो सी वाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? सी वाई की वैल्यू बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाएगी, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट वाई एक्सिस 0 करके। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अलावा कौन कौन से फोर्स लग रहा है वो देख लेते हैं। दस किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, ये फोर्स ए बी पे लग रहे हैं। ठीक है, 10 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, और सी पे क्या लग रहा है? सी वाई, और ई पे 50 किलो न्यूटन। 10 5 सी वाई 50। दस वाला नीचे लग रहा है, 10 नीचे लग रहा है, 5 भी नीचे लग रहा है। ठीक, सी वाई ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, और ई जो फोर्स है, ई वाला जो फोर्स है वो क्या है? 50 किलो न्यूटन, ये ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए सारे फोर्सेस को हम क्या करेंगे? 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 किलो न्यूटन नीचे फोर्स लग रहा है। ठीक है, 10 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, तो -10, और ये -5। ठीक है, सी एक्स ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो प्लस सी वाई
और ई ऊपर के फोर्स, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो प्लस 50 किलो न्यूटन, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 - 5 ये 15 हो जाएगा, 50। तो हमको सी वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, आई थिंक सी वाई की वैल्यू हमको मिलेगी -35। सी वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, सी वाई की वैल्यू -35 किलो न्यूटन। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ये सी वाई का फोर्स है वो ऊपर के डायरेक्शन में ना लग के नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, तो ये नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या क्या वैल्यू मिल गई, ई की वैल्यू मिल गई 50 किलो न्यूटन, सी वाई की वैल्यू मिल गई -35 किलो न्यूटन, और सी एक्स की वैल्यू मिल गई 0 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमें को ये तीन वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये सपोर्ट रिएक्शंस मिल गए, ये जो फोर्स दिया हुआ था एक क्वेश्चन में वो मिल गया, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन के बाद जो है, अब हम मेथड ऑफ जॉइंट लगाएंगे। नाउ अप्लाइंग मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ जॉइंट। तो मेथड ऑफ जॉइंट से मेंबर्स के अलॉन्ग जो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सबसे पहले वो फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे जिसमें 2 फोर्सेस लग रहे हो कम से कम, ठीक, 2 फोर्सेस लग रहे हो। तो जहाँ पे मिनिमम 2 फोर्सेस लगेंगे उसको लेके हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि वो स्टेबल इक्वेशन होगा, क्योंकि इक्वेशन जितने होंगे उतने अननोन होंगे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हमारा कोशिश होता है कि जिस जॉइंट पे बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन pick that point where number of unknowns वो कितने हो, 2 हो कम से कम, ठीक है। 2 फोर्सेज हो, अननोन्स 2 हो, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा H = 0 कर देंगे और सिग्मा V = 0 कर देंगे। 2 इक्वेशन 2 अननोन हो जाएगा। इस तरीके से हम आगे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या कैसे होगा। इस वाले डायग्राम में सबसे ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा एक 10 किलो न्यूटन फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और फिर एक ए बी मेंबर के अलॉन्ग जो है वो फोर्स है, और फिर एक ए डी मेंबर के अलॉन्ग फोर्स है। तो मतलब इस पॉइंट पे 2 अननोन है, ठीक है। जब इस पॉइंट पे 2 अननोन होगा तो आप क्या कर सकते हैं, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो हम पॉइंट ए को कंसिडर करते हैं, तो इनको कैलकुलेट करने से पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये साइड्स बराबर हैं, ठीक है। तो ये एंगल भी बराबर होगा, तो ये एंगल सबसे पहले निकाल लेते हैं। ये एंगल कितना होगा देख लेते हैं, ये एंगल कितना होगा। ये एंगल निकालना, ठीक है। तो इस एंगल को मान लो थीटा है, ये कितना है थीटा, तो tan थीटा = ये कितना हो जाएगा 3,
और ये कितना हो जाएगा 4, 3/4, ठीक। 3/4 यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, और ये थीटा 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा 180 - 2 थीटा। तो वैल्यूज आई थिंक देखते क्या आई है,